तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द एडिकेयर्स इंस्टीट्यूट नाम की मूवी को, जो कि एक अमेरिकन सोरो डॉक्यूमेंट्री हॉरर मूवी है जिसके अंदर एक्सोर्सिज्म है और भी ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। डेमन, डेवल और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रॉपर मूवी बहुत पसंद आएगी। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमको डॉक्टर हेनरी वैक्स के बारे में बताया जाता है, जो कि आर्टिक्स इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे। इन्होंने इस इंस्टीट्यूट को सुपर नेचुरल एबिलिटी, टेलीकिनेसिस और कॉमन लोगों से अलग तरह के लिटरेट्स रखने वाले लोगों के ऊपर रिसर्च और ऑब्जर्वेशन करने के लिए बनाया था। इस इंस्टीट्यूट को 1976 में यूएस गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया था और ये हॉरिबल मूवी इन्हीं के हॉरिबल स्टडी के ऊपर है, जिसकी वजह से लगभग जान जाने वाली थी। एंड में इस इंस्टीट्यूट को इस वजह से बंद करना पड़ा था कि अब डॉक्टर के बारे में बहुत से लोग बातें बना रहे थे। इनकी फैमिली और रिसर्च में हेल्प करने वाले दूसरे डॉक्टर्स की काफी सारी क्लिप्स हमें दिखाई जाएंगी। सबसे पहले हमको स्टेवन विस्ट की क्लिप दिखाई जाएगी। इनका ये कहना था कि इनके फादर इस इंस्टीट्यूट को लेकर बहुत ही ऑब्सेस्ड रहा करते थे और हमेशा इन्हीं के काम में लगे रहते थे। इस वजह से इन्हें चाइल्डहुड में लोनली फील करना पड़ा था। इनके साथ इनकी बेटी और इनकी वाइफ पैट्रिक भी होती थी। इनकी भी बिल्कुल सिमिलर कहानी है। काम में काफी ज्यादा बिजी रहा करते थे और इनको कम वक्त दिया करते थे, लेकिन तीनों का ये कहना था कि वो इंसान काफी अच्छे थे। अब हमें इनकी रिसर्च की क्लिप दिखाई जाती है। इन्होंने एक वक्त पर उनके साथ काम किया था। सबसे पहले हम लॉरेंस की रीडिंग देखते हैं, जिन्होंने 1973 से लेकर 1976 तक इनके साथ काम किया था, जहां पर वो सुपीरियर सुपरनेशनल थे और इन्होंने रिसर्च की थी। इन्होंने इन चीज़ों पर साइंटिफिक रीजन ढूंढने में मदद की थी। पहले साल में इन्होंने 30 से ज्यादा आर्टिकल रिलीज किए थे जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। अब इनको 2 और रिसर्चर्स की भी क्लिप वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें से एक मार्कर वेल थे, जिन्होंने 1971 से लेकर 1976 डॉक्टर्स के साथ काम किया और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये बताया कि इन्होंने काफी सारी पैरानॉर्मल चीजें उस इंस्टीट्यूट में देखी थी। क्लिप वीडियो डॉक्टर सूजन जर्मन का था, जिन्होंने 1973 से 1976 तक काम किया, जिसमें इन्होंने काफी सारे ऐसे लोगों के बारे में बताया जो कि क्लेम करते थे कि इनके पास सुपर नेचुरल एबिलिटी है और टैली करने से इनकी पावर है और सुपर नेचुरल एबिलिटी है। इन्हीं केसेस के बारे में बताते हुए इन्होंने एक टेलीकेसिस के बारे में बताया। इस केस में पर्सनली एक पर्सन को इस इंस्टीट्यूट में लाया गया था, जो कि क्लेम करता था कि वो अपनी ब्रेन की पावर से किसी भी चीज को हिला सकता है। ऐसा इसने एक टॉय कार और कॉर्नफ्लिक्स के साथ भी करके दिखाया। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट की क्लिप वायरल हुई, तभी लोगों ने एक चीज नोटिस की कि जब जब वो ऑब्जेक्ट टेबल से हिलते थे, तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी अपनी वॉच को भी मूव किया करता था। और थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये बात पता चली कि असल में इनके रिसर्च ग्रुप के अंदर ही एक बंदा इनके साथ मिला हुआ था। वो असल में एक मैग्नेट को अपनी वॉच में फिट करके वॉच को टर्न करते हुए टेबल की चीजों को मूव किया करता था, यानी कि वो सारी चीजें फेक थी, जिसकी वजह से आर्टिकल इंस्टीट्यूट की काफी बदनामी हुई। इसके बाद हेनरी को भी लोगों से काफी बुरा रिस्पॉन्स मिला। काफी वक्त तक इस इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद सितंबर 1976 को जो पेशेंट इंस्टीट्यूट के अंदर आई थी, इसने सारी चीजें बदल दी। पूरी मूवी इसके ऊपर बेस्ड है और असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। इस पेशेंट का नाम होता है जॉर्ज, जिसको इसकी सिस्टर ने इंस्टीट्यूट में भेजा था। मार्गरेट का ये कहना था कि ऐसे तो वो काफी नॉर्मल सी लड़की थी और ऐसे ही अकेले ही रहा करती थी, लेकिन जब 35 साल की उम्र में इसका एक एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट का न जाने क्या असर हुआ कि इस दिन के बाद से जोदित पूरी तरह बदल गई, अजीब से बिहेव करने लगी और वो कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों को अजीब तरह से देखा करती थी। इसने बाहर जाना भी छोड़ दिया था और काफी दिन तक वो खाना भी नहीं खाया करती थी। घर में कुछ अजीब से हादसे भी होने शुरू हो गए थे और फिर इसने इस इंस्टीट्यूट के अंदर जाना सही समझा। अब इंस्टीट्यूट के अंदर जोडित के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें से एक इंटरव्यू के अंदर जोडित ने बताया कि वो मैरिड नहीं है और इसके पेरेंट्स भी जिंदा नहीं है। लेकिन इंटरव्यू देते हुए अचानक से जोडित की नोज बीट करने लगती है
जिसके बाद वो पागलों जैसे वहीं पर हंसने लग गई और इसने कुछ रिसर्चर्स पर अटैक भी कर दिया। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट थे जिसमें जूडिथ ने काफी सारी चीजों को बिना हाथ लगाए मूव कर दिया था। सबसे पहले ज्यादा डरावना हादसा तब हुआ जब इस इंस्टीट्यूट के अंदर इस लड़की के अलावा कोई भी नहीं था। इस रात कैनिथ नाम की एक लड़की थी जो कि कॉलेज स्टूडेंट होती थी। वो इस इंस्टीट्यूट को संभाल रही थी। जूडिथ से कुछ ही दूरी पर वो बैठी थी और स्मोक कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से ये अपने बेड से खड़ी हुई और कुछ ही सेकंड में पूरे कमरे में रखी चीजों को इधर उधर गिरा देती है, जिसके बाद में कैनिथ डर के वहाँ से भाग जाती है और इसके बाद इसने कभी भी इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया। इस हादसे के बाद जूडिथ से सभी को डर लगने लगा था, लेकिन सभी लोग तब शॉक्ड हो गए जब डॉक्टर सूजन ने मार्गरेट को कॉल लगाना चाहा, लेकिन तब मार्गरेट फोन नहीं उठा रही थी। तब मार्गरेट ने अपने फोन को सबसे डिस्कनेक्ट कर लिया था और पूरी की पूरी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट वालों पर आ गई थी, जो कि इनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। और मुझे तो यहाँ पर ये भी डाउट है कि मार्गरेट इसकी बहन थी भी या नहीं, या फिर रिसर्चर्स जो कि जूडिथ के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बताया कि इनका केस बहुत ही अजीब था। इनका ये कहना था कि इन लोगों को जूडिथ को देखने में भी डर लगता था और काफी वक्त वो अजीब अजीब आवाजों में भी चिल्लाने लगती थी। अब हमको रॉबर्ट नाम की एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मेंबर की क्लिप दिखाई जाती है, जो कि ये बताते हैं कि अब इस केस के अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती थी। केस तब काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था और बहुत ही जल्द गवर्नमेंट इसको लेकर कुछ एक्शन लेने वाली है। अब हमें एक पायरोकिनेसिस का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें इंसान अपने दिमाग की ताकत से ही फायर को कंट्रोल कर सकता है। तो जूडिथ ने यहाँ पर 5 कैंडल्स में से 2 कैंडल्स को अपने आगे जला दिया। इन एक्सपेरिमेंट में से एक ड्राइंग एक्सपेरिमेंट भी होता है, जो कि डॉक्टर सूजन को काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। असल में इस एक्सपेरिमेंट में जब जूडिथ को ड्राइंग बनाने के लिए दिया जाता है तो इसने एक शेम रोक बनाकर डॉक्टर को दिया था कि तुम इस दिन वहाँ नहीं थी, जिसमें डॉक्टर सूजन गुस्से में आकर इसे मारने लगती है। असल में 1973 में डॉक्टर सूजन की मॉम जो होती है, इनकी डेथ हो गई थी। डेथ वाले दिन डॉक्टर सूजन अपनी मॉम के पास में नहीं थी और हमेशा ही इसकी माँ एक शैम रोक पेंडेंट अपने गले में पहन कर रखती थी और जूडिथ ये दिखाकर डॉक्टर सूजन को अंदर से तोड़ना चाहती थी कि वो इस दिन अपनी मॉम के पास मौजूद नहीं थी, जबकि इसे वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, जो कि काफी इनरिस्पॉन्सिबल चीज थी। डॉक्टर की तरफ से अब ऐसे ही काफी सारे एक्सपेरिमेंट इंस्टीट्यूट में हो रहे थे, लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया था। गवर्नमेंट ने ऑफिसर को इंस्टीट्यूट के चारों तरफ जमा कर दिया था, जो कि 24 घंटे जूडिथ पर नजर रखा करते थे। अब ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट के दरमियान जूडिथ अचानक से गायब भी हो गई थी। अब ये सारी चीजें इस इंस्टीट्यूट में काफी ज्यादा नॉर्मल भी हो गई थी और गवर्नमेंट अब इन सब चीजों को सीरियसली लेने लग गई थी। और ऐसा इसलिए था कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर स्टार्टिंग में चीजें फेक हुई थी और अब जब एक चीज रियल में नजर आई तब जाकर सब लोग इस पर यकीन करने लगे। अब रॉबर्ट की एक रिपोर्ट से आगे हमको ये भी पता चलता है जूडिथ की बॉडी के जो टिश्यूज हैं, इनकी कॉम्पोजिशन काफी ज्यादा अलग है और नॉर्मल इंसान जैसी नहीं है। और रेड लाइट एक्सपेरिमेंट की फोटो जब सामने आती है तो इसी वक्त जूडिथ के अंदर से डेमन या फिर डेविल बाहर आ रहा था। अब सब लोग जूडिथ को नैना कोलिजना से कंपेयर करने लगे थे, जिसके अंदर की जीबी भी इन्वॉल्व थी और ऐसे ही एक सुपर नेशनल लेडी थी जिसके पास काइंड ऑफ डेविल जैसी पावर थी। नैना ने एक बार डेड हार्ट तक को मूव कर दिया था और सेम ऐसी ही चीज जूडिथ ने भी एक एक्सपेरिमेंट के दौरान करके दिखाई थी, जो कि काफी शॉकिंग था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो गायब भी हो गई थी और इसने अचानक मार्क्स पर अटैक भी कर दिया था। इतना ही नहीं, इस केस से जुड़े हुए जितने भी रिसर्चर्स थे सबको अपनी लाइन में बहुत सारे मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसे ही लॉरेंस के साथ भी हुआ था। एक दिन लॉरेंस ने जूडिथ के हाथ में एक पेपर क्लिप देखा था। इसको नहीं पता था कि वो जूडिथ के पास में कैसे आया। इसने इस पेपर क्लिप को अपने पास रख लिया और वो अपने नेफ्यू की बर्थडे पार्टी में गया और गलती से वो पेपर क्लिप वहीं पर गिरा दिया और इसी के नेफ्यू ने इस पेपर क्लिप को निगल लिया, जिससे इसके नेफ्यू की जान लगभग चली ही गई थी। और इस चीज से लॉरेंस काफी ज्यादा डर गया था और इसे यकीन था कि ये सब
जूडिथ का ही किया हुआ है। अब इस हादसे के बाद किसी भी रिसर्च का जूडिथ के साथ काम करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। यहाँ तक कि हेनरी और गवर्नमेंट ऑफिसर के दरमियान भी झगड़े होने लगे थे, क्योंकि ऑफिसर इसको कंट्रोल करना चाहते थे। वो काफी वक्त तक जूडिथ को इंटेरोगेशन में रखा करते थे, जहाँ पर वो अपने फायदे के लिए जूडिथ को इस्तेमाल किया करते थे। दरअसल गवर्नमेंट ऑफिसर ये चाहते थे कि जूडिथ के सुपर नेचुरल पावर को यूज करके इनके एनिमी बेस कैंप और इनके व्यू पॉइंट और आर्टी लेडीज के बारे में बता दें। लेकिन जब जूडिथ ने ये सब कुछ नहीं किया तो आर्मी ऑफिसर ने जूडिथ को इलेक्ट्रिक शॉक तक देना शुरू कर दिया, और ये चीज़ अब हेनरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। आगे अपने इंटरव्यू के अंदर हेनरी ने ये बताया कि इसकी मेंटल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और वो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट इसके एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो, और इस वक्त हेनरी अलग ही अपने कमरे में बैठा रहता था। अब हमें अगले सीन में इस केस का सबसे हॉरिबल हादसा दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आदमी जूडिथ को एक ग्लास बॉक्स में बंद करके इसे एक अपने ही मिलिट्री सोल्जर को आइडेंटिटी करने को बोलता है। असल में वो मिलिट्री सोल्जर मिलिट्री कैंप पर होता है और कैमरा की मदद से सभी लोग इंस्टीट्यूट में देख पा रहे थे। अब ऑफिसर्स जूडिथ को इस सोल्जर का नाम और इसकी लोकेशन कहाँ पर है ये बताने के लिए कहते हैं। जूडिथ कुछ वक्त बाद बता देती है, लेकिन सडनली इस सोल्जर की हालत खराब होने लगती है। लाइव टेलीविजन पर हम देख पाते हैं कि इसको ब्रीथिंग करने में काफी मसला हो रहा था और इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक देते हैं। यानी कि ये स्पिरिट जो कि जूडिथ के अंदर है, डेमन या फिर डेवल, वो इतनी पावरफुल है कि वो किसी को भी पोजेस कर सकती है, यानी कि किसी को देख लेने से ही वो इस पर दूरी से अटैक भी कर सकती है। जिसके बाद इस स्पिरिट को जानने के लिए और एक्सपेरिमेंट होते हैं और आपको ये पता चलता है वो स्पिरिट जो है वो गिब्बर्स जुबान भी जानती है, जो कि काफी अनकॉमन जुबान है। अब जानते हैं कि इतनी पुरानी जुबान डेमन या डेविल्स ही बोल सकते हैं। अब जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये कंफर्म हो जाता है कि जूडिथ के अंदर कोई स्पिरिट है, तब वो प्रेस्ट को बुलाने का भी फैसला करते हैं। यानी कि अब प्रेस्ट की भी एंट्री हो गई। प्रेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं। जूडिथ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। प्रेस्ट को एक मास्क पहनाया जाता है। बाद में प्रेस्ट अपना एक्सोर्सिज्म करना शुरू हो जाती है, जिससे जूडिथ को काफी दर्द होने लगता है। लेकिन इसकी वजह से जो आदमी सोल्जर्स को वहां पर बिठाया गया था, इस वक्त एक्सोर्सिज्म का जब रिएक्शन होने लगता है, यानी कि जैसा जैसा जूडिथ बिहेव कर रही थी वैसे ही वो सोल्जर भी बिहेव कर रहा था। तभी इस चैम्बर के अंदर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो प्रेस्ट के अंदर ही बेहोश हो जाता है। वहाँ के इंचार्ज जूडिथ को इलेक्ट्रिक शॉक देने को कहते हैं और इसके सिर से इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस जो थे वो गिर चुके थे। अब वो हिम्मत करके वहाँ पर जाने लगते हैं। ऐसे ही वो इलेक्ट्रिक वायर जूडिथ के सर पर लगाया जाता है। अचानक से ही फिर से जूडिथ जाग जाती है और इस बार पूरे रूम में चीजें यहाँ वहाँ गिरने लगती हैं। कुछ ही देर के बाद में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर सारे ऑफिसर्स अनकॉन्शियस वहाँ पर पड़े हुए थे। अब मूवी के एंडिंग क्लिप में हम ये देख पाते हैं कि जूडिथ को होश आ जाता है और वो खुद को इस चेयर पर बंधा हुआ पाकर काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर से जो डेमन था वो इस वक्त निकल गया था। लेकिन तभी हम ये देख पाते हैं कि जो डॉक्टर हेनरी वेस्ट है वो वहाँ पर वेडिथ के पास में आते हैं और यहाँ पर वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो गए थे। इसके बाद जो स्पिरिट होती है वो जूडिथ को मार देती है और वो भी अपनी टेलीकिनेसिस की ताकत से इसके पार्ट को ब्लास्ट कर देती है। यानी कि ये स्पिरिट जो थी वो जूडिथ के अंदर से निकलकर एक और वेसल ढूंढ रही थी, जो कि डॉक्टर हेनरी वेस्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब जूडिथ का हार्ट ब्लास्ट होता है तो इसका खून जो होता है वो डॉक्टर के मुंह पर पड़ता है, लेकिन ये जो स्पिरिट होती है वो इस ब्लड को कंज्यूम कर लेती है। इसने आसान ऑफरिंग को ले लिया था। जिसके बाद हमको ये बताया जाता है कि जूडिथ की जो बॉडी थी इसको गवर्नमेंट ने एक अननोन जगह पर दबा दिया था, यानी कि इसको अच्छे से दफना दिया था, लेकिन इसके वेयर अबाउट नहीं बताए गए थे। और 1976 में आखिरी बार इस डॉक्टर हेनरी को देखा गया था, जिसके बाद वो मिसिंग है। जिसके बाद फाइनली 6 से 7 साल के बाद में, यानी कि 1982 के आसपास इनको ऑफिशियली मुर्दा कह दिया गया था, क्योंकि अगर कोई मिसिंग पर्सन जो होता है अगर वो इतने लंबे अरसे तक ना मिले तो इसको मुर्दा
करार दे दिया जाता है। लेकिन 40 ईयर हो चुके थे और डॉक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आज भी शायद वो जिंदा है। किसी को कुछ भी नहीं पता कि हुआ क्या है, कि आज भी शायद वो जिंदा है और कहीं ना कहीं घूम रहे हैं अपने अंदर डेमन या फिर डेविल को लेकर। ये भी हो सकता है कि डॉक्टर को इस डेविल ने मार दिया होगा और एक नई जिस्म चुन लिया होगा। इसके साथ हम जान पाते हैं कि इस इंस्टीट्यूट को 1976 में ही गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।